नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक गणित पेडालॉजी के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आज आपको 2012 से लेकर 2019 तक के जितने भी क्वेश्चन आए थे सी टेट के एग्ज़ाम में, वो सारे गणित पेडालॉजी के क्वेश्चन कराऊँगा। इसके बाद मैं आपको ईवीएस, बाल विकास, पर्यावरण, मतलब आपको 2012 से लेकर 2019 तक के सारे ओल्ड पेपर आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आज अपन गणित पेडालॉजी का क्वेश्चन करेंगे जो आपकी एग्ज़ाम में आया था 2012 को। मैं आपको ओल्ड पेपर इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपको आइडिया हो जाए कि एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आज अपन 2012 से 2019 तक के जितने भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं गणित पेडालॉजी क्वेश्चन, वो सारे शुरू करते हैं। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। तो आज अपन पहला क्वेश्चन ये है 2012 की जो एग्ज़ाम हुई थी उसका। कक्षा 5वीं के विद्यार्थियों को समतल आकृतियों के क्षेत्रफल की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है? ऑप्शन नंबर पहला है आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाते हुए और आयत के क्षेत्रफल को सूत्र का प्रयोग करके आयत के क्षेत्रफल की गणना करना। दूसरा, आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र बताना। तीसरा, इकाई वर्गों के गणन की सहायता से आकृतियों के क्षेत्रफल की गणना करना। और चौथा है विभिन्न वस्तुएं जैसे हथेली, पत्ती आदि की सहायता से किसी भी आकृति के क्षेत्रफल को मापना। बताएं, कक्षा 5वीं का एक विद्यार्थी है, उसको समतल आकृतियों के क्षेत्रफल की संकल्पना करना है, किसके द्वारा परिचित किया जा सकता है? तो आपने लगा दिया होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, विभिन्न वस्तुएं जैसे हथेली, पत्ते, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति के क्षेत्रफल को नापना। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये बताएं, गणित में गणना करने संबंधित कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? बताएं, गणित में जो अपन गणना करते हैं संबंधित कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। दूसरा, संकल्पनाओं और प्रतिक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास कराकर। तीसरा है केवल संकल्पनात्मक ज्ञान देकर। और चौथा है केवल एल्गोरिथम का वर्णन कर कर। बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा? गणित में गणना करते संबंधित कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर आपने लगा दिया होगा, ऑप्शन नंबर पहला, कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। अगला क्वेश्चन है ये, कक्षा तीसरे के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाई पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाएगा। मतलब एक कक्षा तीसरे का एक विद्यार्थी है, उसको अपन लंबाई की विभिन्न इकाई पढ़ाने के लिए शिक्षक कौन सी सामग्री कक्षा में ले जाएगा? चार ऑप्शन है, विभिन्न लंबाई और इकाई वाले रूरल, नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी जो वास्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती हैं। दूसरा है नापने वाली टेप जिसमें एक तरफ सेंटीमीटर हो और दूसरे तरफ मीटर हो। तीसरा है विभिन्न इकाइयों का संबंध चार्ट। और चौथा है सेंटीमीटर वाला रूलर और नापने वाली टेप। पता है इसका सही आंसर क्या होगा? तो कक्षा तीसरे के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाई पढ़ाने के लिए एक शिक्षक कौन कौन सी सामग्री ले जाएगा? तो विभिन्न लंबाई और इकाई वाले रूरल, नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी जो वास्तुकार द्वारा लाई जाती। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये बताएं, कक्षा तीसरे के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य है। देखो, इससे आपको ऐसा पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि पुराने पेपर करना बहुत ही ज़रूरी है। बताएं इसका सही आंसर। 4 अंकों वाली संख्याओं के योग और व्यकलन के कौशल में प्रवीणता प्रदान करना, बड़ी संख्याओं को पढ़ाने के कौशलों में प्रवीणता प्राप्त करना, 6 अंकों तक गणना करना। और चौथा है संख्याओं को सैकड़ा, दहाई और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थायी मानों की संख्या का सार्थकता को समझना। बताएं, तो कक्षा तीसरे के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य यह है कि संख्याओं में सैकड़ा, दहाई और इकाई के समूह के रूप में देखना और उनके स्थायी मानों की सार्थकता को समझना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन बताएं, सबसे उपयुक्त व्यूह रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग
की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है। रिक्त स्थान है भूमिका निर्वाह, बहुत सारे सवाल हल करना, सूचना और संप्रेषण तकनीक का प्रयोग करना या प्रतिरूपों का प्रयोग करना। तो सबसे उपयुक्त व्यूह रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जाता है भूमिका निर्वाह है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 36वां, एक शिक्षक आधार 10 और स्थायी मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में निम्नलिखित पहलुओं का प्रयोग करता है। मतलब एक शिक्षक जो आधार है 10 और स्थायी मान की जो संकल्पना का विकास करता है उसके लिए शिक्षक निम्न पहेलियों का प्रयोग करता है। मैं 8 दहाई और 4 इकाई से कम हूँ। इस गतिविधि का क्या उद्देश्य है? मतलब उसने यूँ कहा, एक पहेली का उपयोग किया कि मैं 8 दहाई और 4 इकाई से कम हूँ। तो आधार 10 और स्थायी मान की संकल्पना को दृढ़ करना, योगात्मक आकलन करना मतलब प्लस माइनस का करना, विद्यार्थियों को दहाई और इकाई की संकल्पना से परिचित कराना, और चौथा कक्षा में कुछ मजा करना और एक सत्ता को तोड़ना। बता इसका सही आंसर क्या होगा? तो मैं 8 तो आपने लगा दिया होगा। इसका सही आंसर है आधार 10 और स्थायी मान की संकल्पना को दृढ़ करना। इसने ये स्थायी मान का बताया कि मैं 8 दहाई और 4 इकाई से कम हूँ, तो इसका आधार 10 और स्थायी मान है, इनकी संकल्पना को दृढ़ करना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये बताएं, ये भी सारे पेडागोलो इस बार ये लीजिए, योग और व्याकरण पर आधारित शब्द में दिए गए, इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं, इसलिए इनको क्वेश्चन आंसर से ही आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको देख के बताना है। इसमें योग और व्याकरण पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने की विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करने के लिए आकलन के शीर्षक हैं। सवाल का बोध और सही जवाब लिखना, सवाल की पहचान, सही संक्रियात्मक निष्पादित करना, गलत आंशिक रूप से सही पूर्ण, और चौथा है सवाल का बोधन, निष्पादित की जाने वाली संक्रिया की पहचान, समस्या का गणितीय रूप में निरूपण, सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण। बता इसका सही आंसर क्या होगा? तो आपने लगा दिया होगा योग, एक मिनट, योग और व्याकरण पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने की विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करने के लिए आकलन के शीर्षक यह हैं कि उसमें सवाल का बोध करना, फिर निष्पादित की जाने वाली संक्रियाओं की पहचान करना, समस्याओं का गणितीय रूप में निरूपण करना और सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण करना। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही आंसर होगा। सुश्री रीना दशमलव के गुणज की संकल्पना का शिक्षण करने के लिए ग्रिड गतिविधियों का प्रयोग करती है। उसका एक नमूना नीचे दिया गया है। ये 0.3 के लिए इसके और 0.6 के लिए ऐसे करती है, क्रॉस लगाती है। तो इसमें क्या बताया गया है जी, इस पद्धति के द्वारा सुश्री रीना सीखने के परंपरागत उपागम का प्रयोग कर रही हैं, समस्या समाधान कौशल के विकास पर बल दे रही हैं, प्रक्रमणशील ज्ञान पर ज़्यादा बल दे रही हैं और संकल्पना ज्ञान पर कम, या संकल्पना ज्ञान और समस्या समाधान पर ज़्यादा बल दे रहे हैं तथा प्रक्रमणशील ज्ञान पर कम। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो सुश्री रीना दशमलव के गुणज की संकल्पना का शिक्षण करने के लिए ग्रिड गतिविधियों का प्रयोग कर रही है। उसका नमूना यह है कि वो क्या कर रही है, संकल्पनात्मक ज्ञान और समस्या समाधान पर ज़्यादा बल दे रही हैं तथा प्रकर्षण ज्ञान पर कम। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही आंसर होगा। भिन्नों की योग संकल्पना का पाठ पर योजना बनाते समय शिक्षक पट्टी पढ़ाने वाली गतिविधियों का प्रयोग कर रहा है। 1/2, 1/4, ये देखो 1 2 3 4, 1 2, 1/8, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 2 खाने में से 1 खाना भरा हुआ है ना। 1/4, 4 में से 1 भरा हुआ है, 8 में से 1 भरा हुआ है। उपयुक्त गतिविधि है विषय वस्तु पश्चो गतिविधि,
समय की बर्बादी, विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि या विषय वस्तु संबंधी गतिविधि। बताएं इसमें क्या बताना चाह रहा है कि भिन्नों के योग संकल्पना के पाठ पर योजना बनाते समय शिक्षक पट्टी मोड़ने वाली गतिविधियों का प्रयोग कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है? तो वह विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि, जो ये विषय वस्तु है उससे पूर्व की गतिविधि कर रहा है। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही आंसर होगा। ये बताएं 40वां, कक्षा चौथी के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए कि शेष हमेशा विभाजक से कम होता है उचित उपागम है। अनेक बार विद्यार्थियों को मौखिक रूप से स्पष्ट करना, विभाजन वाले सवालों को मिश्रित भिन्नों के रूप में निरूपित करना और यह स्पष्ट करना कि भिन्न का अंश शेष है। वस्तुओं को विभाजन के गुणजों में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजन से कम है। और चौथा, श्यामपट्ट पर विभाजन करने वाले बहुत सारे सवाल करना और दिखाना कि हर बार शेष विभाजन से कम है। इससे पहले मैंने आपको 500 प्लस गणित पेडालॉजी क्वेश्चन करा दिए, इसलिए मैंने कहा अब आपको पुराने पेपर के क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, वस्तुओं को विभाजन के गुणजों में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजन से कम है। अगला क्वेश्चन, भिन्नों का योग पढ़ाते समय श्री सिंह द्वारा यह देखा गया कि निम्नलिखित प्रकार की त्रुटि बहुत आम है। 2/3 + 2/4 बराबर ये लिख रहे हैं 4/10। तो श्री सिंह को निम्नलिखित उपचारात्मक कार्य करना चाहिए। असमान भिन्नों के योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरूप देना तथा बाद में समान प्रकार के सवालों का अभ्यास करना। दूसरा है विद्यार्थियों को मेहनत करने की सलाह देना और भिन्नों के योग वाले सवालों का अभ्यास करना। तीसरा है हर के लघुत्तम समावर्तन की संकल्पना को स्पष्ट करना। और चौथा है समान प्रकार के सवालों का आर्थिक अभ्यास करना। जैसे इसने लिखा है 2/3 + 2/5, तो इसने डायरेक्ट इसको जोड़कर लिख दिया, तो इसके बारे में वो क्या त्रुटि कर रहा है बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा कि असमान भिन्नों की योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरूप देना तथा बाद में समान प्रकार के सवालों का अभ्यास करना। अगला क्वेश्चन बताएं। ये बताएं, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कना का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना या विद्यार्थियों की चर्चाओं में शामिल करना। दूसरा है गणित की सभी पाठ्य पुस्तकों का पूर्ण लेखन करना। तीसरा है विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल का कार्य देना। और चौथा विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना। बताएं। तो देखो, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 मानती है कि खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, उसके बाद हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पना को वास्तविक जीवन से जोड़ना और विद्यार्थियों की चर्चाओं में शामिल करना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसने इस बार सारे गणित पेडालॉजी के ही क्वेश्चन पूछे, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम हो रही है तो आपके तो पेपर बहुत सारे बनेंगे, तो आपके सारे पेडागोगी क्वेश्चन भी पूछ सकता है। रिंजुल एक गणितीय संवेदी शिक्षार्थी हैं। उसकी शिक्षिका सुश्री नेहा उसकी अधिगम शैली को समझाती हैं। उसकी गुणज की संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए उन्हें निम्नलिखित में से किस व्यूह रचना का चयन करना होगा? सभी पहाड़ों को याद करने के लिए उस पर बल देना, 2, 3 आदि के गुणज प्राप्त करने के लिए 2 भिन्न रंगों वाले मोती और धागों का प्रयोग करना, या कटवा गिनती या आड़ी तिरछी रेखाओं पर प्रतिच्छेदन बिंदुओं को गिनना। बताएं इसमें वो क्या करेगी? आपने लगा दिया होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका होगा आड़ी तिरछी रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदुओं को गिनना। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही आंसर होगा। कक्षा दूसरी में अबेकस का प्रयोग विद्यार्थी की सहायता नहीं करता। बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ने में, शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यात्मक लिखने में, गणना में परिशुद्धता प्राप्त करने में या स्थायी मान की महत्ता को समझने में। बताएं कक्षा दूसरी में जो
छात्र हैं उसमें अबेकस का प्रयोग किसके लिए सहायता नहीं करता? तो शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्या लिखने में किसमें काम नहीं करता है कि जो शब्द में जो दी गई संख्याओं के समान संख्याएं लिखने में अबेकस कार्य नहीं करता। अगला क्वेश्चन है, पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य चर्चा का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना, सुडोकू पहेली को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है। तीसरा, यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है। और चौथा, विद्यार्थियों में सृजनात्मक और कलात्मक गुणों को विकसित करता है। बताएं, जो पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य चर्चा का एक अनिवार्य हिस्सा है। कौन सा एक अनिवार्य हिस्सा है? तो ऑप्शन नंबर तीसरा, यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है। अगला एक क्वेश्चन आ गया 6, ये क्वेश्चन में 6 के स्थायी मानों का योगफल क्या होगा? 63,606 में 6 के स्थायी मानों का योग, तो 6 जहाँ पहले तो 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 6, 60, ये 6 और फिर 6, तो इनका योग क्या होगा? 6,000, ये 6,000, 60,000, फिर 600, फिर 6, फिर 6 0 6 6 66 0 6 66 0 6। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पैटर्न का अध्ययन कीजिए। 1 गुणित 1 बराबर 1, 11 का स्क्वायर 121, 111 का 1 2 3 1 1। अब इसके बाद क्या आएगा? इसका क्या है? तो देखो इसने है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो आपको गुणा करना है 1 2 3 4 5 गुणित 1 2 3 4 5। तो गुणा कुछ भी नहीं करना है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या करना है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे लिखना है आपको। आप एक बार गुणा करके फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। यहाँ पे आपको लिखना 1, फिर लिखना है 2, फिर लिखना है 1 2 3 4। क्या लिखना है? कितने? 1 2 3 4। मैं आपको एक बार गुणा करके बता देता हूँ इसका। ये कितनी है? देखो 1 2 3 4 5, एक एक के है 5, तो क्या करना है आपको? 1, फिर लिखना है 2, फिर लिखना है 3, फिर लिखना है 4 और फिर लिखना है 5। आपको क्या करना? उल्टी गिनती कर देना। क्या? 1 2 3 4 5। इतना गुणा करने की ज़रूरत नहीं। 11 11 11 में 11 11 11 का गुणा करेंगे ना, तो आपके आंसर में आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 लिख देना और फिर आगे से लिख देना 1 2 3 और 4। ये आपका सही आंसर है। तो कहाँ है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ये 1 2 3 4 5 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही आंसर होगा। क्या लिखना है? देखो 11 11 11 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 कितनी बार है? तो 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 और 4। ये आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी चौथा हमारा सही आंसर है। एक दुकान में 239 खिलौने हैं। 70 और खिलौने लाए गए, उनमें से 152 बिक गए। बेचे हुए खिलौने की संख्या थी, इनमें से 239 माइनस 70 प्लस 152 ये होगा, 239 प्लस 70 माइनस 152 होगा, या 239 माइनस 70 प्लस 152 होगा, या 239 प्लस 70 प्लस 152। तो एक दुकान में 239 खिलौने थे, ये 239 सब में है। 1 मिनट। उसके बाद 70 और खिलौने आ गए, तो 70 आए तो प्लस 70, ये माइनस कट जाएगा, ये माइनस कट जाएगा और ये प्लस 70। ठीक है, ये दोनों रह जाएंगे, ये प्लस 70 और ये प्लस 70। उसके 152 बिक गए, तो माइनस 152 प्लस ये भी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही आंसर होगा। देखो एक दुकान में 239 खिलौने थे, 70 और आ गए प्लस 70,
और 152 बिक गए, -152। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही आंसर होगा। ये मैंने आज आपको गणित पेडालॉजी का 2012 का आज क्वेश्चन शुरू कराएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको ऐसे क्वेश्चन चाहिए। तो मैं डेली आज से आपको एक एक मॉक टेस्ट डेली कराऊंगा गणित पेडालॉजी के ओल्ड क्वेश्चन 2012 से 2019 का। और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, और इसकी PDF में आपको इस नंबर पर मैसेज कर देना। तो मैं आपको सारी जितने भी गणित पेडालॉजी हिंदी के और जितने भी वीडियो बन चुके हैं उसकी प्लेलिस्ट आपको सेंड कर दूँगा। 9753749986 इस पर आप मैसेज कर देना। तो मैं आपको सारी गणित की, हिंदी की और जितने भी क्लासेस चल रही हैं उनकी आपको एक बार जानकारी दे दूँगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज मैं आपके लिए फिर वापस से एक गणित पेडालॉजी का ओल्ड पेपर लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको डेली गणित पेडालॉजी के क्वेश्चन करा रहा हूं। अगर किसी ने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो वो एक बार देख लेना। आज अपन शुरू करते हैं वापस से गणित पेडालॉजी के क्वेश्चन। ये 18 नवंबर 2012 को जो एग्ज़ाम हुई थी उसका पेपर है। तो इसमें मैं आपको गणित पेडालॉजी के क्वेश्चन कराऊंगा। इसके बाद मैंने आपको CDP के भी कराए। पहले मैंने आपको 3 से 4 ओल्ड पेपर के क्वेश्चन करा दिए हैं। बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन के। ये बताएं, आज आपको 15 में से मात्र गणित पेडालॉजी में 12 प्लस लाने ही हैं, तब लगेगा कि आपकी गणित पेडालॉजी की अच्छी से तैयारी हो रही है। क्वेश्चन इस देखो, ओल्ड पेपर कराने से ऐसा ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्ज़ाम में, तो आपको ज़्यादा उसी टाइप के क्वेश्चन पर ध्यान देना चाहिए। ये बताएं, शैलजा विभिन्न तरीक़ों से संख्या को व्यक्त कर सकती हैं। मतलब शैलजा है विभिन्न तरीके से संख्या को व्यक्त कर सकती हैं। उदाहरण के लिए 4 बराबर 2 प्लस 2 अथवा 4 बराबर 1 प्लस 3 आदि वह संख्या की किस विकासात्मक अवस्था पर हैं? परिमाणात्मक अवस्था, विभाजनात्मक अवस्था, गुणनखंडी अवस्था या संक्रिय अवस्था। बताएं वह कौन सी अवस्था में है? तो यह उदाहरण 4 2 प्लस 2 और 4 1 प्लस 3 आदि हैं, तो वह है विभाजनात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये बताएं, कक्षा तीसरी का बच्चा 482 को 482 पढ़ता है और लेकिन 4082 लिखता है। यह शिक्षक के किस और संकेत करता है? मतलब एक जो तीसरे का बच्चा है वो 482 पढ़ता है, 482 को 482 पढ़ता है और लिखता है 40082। यह शिक्षक की किस ओर संकेत करता है? बच्चा कक्षा में एकाग्र नहीं है और ध्यान से नहीं सुनता। बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थायी मान की समझ स्थापित नहीं कर पाता। बच्चा संख्या की अभिव्यक्ति के विस्तारित रूप और लघु रूप में भ्रमित है। या शिक्षक को स्थायी मान विषय तब भी पढ़ाना चाहिए जब बच्चे संख्या को भली भांति लिखना सीख जाएं। देखो, ये तो हो नहीं सकता कि जब शिक्षक को स्थायी मान तब ही पढ़ाना चाहिए जब बच्चा संख्या को भली भांति सीख सके। ये तो हो नहीं सकता। उसके बाद बच्चा संख्या की अभिव्यक्ति के विस्तारित रूप और लघु रूप से भ्रमित है। बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थायी मान की समझ स्थापित नहीं कर सकता। तीसरे का बच्चा मतलब ध्यान से सुनता है पर स्थायी मान की समझ स्थापित नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन बताएं, कक्षा तीसरी में 2 अंकीय संख्याओं के व्यकलन को प्रस्तुत करने के लिए शिक्षक निम्नलिखित चरणों का अनुगमन करता है। चरण पहला है कि स्थायी मान व्यवस्था की समझ के साथ साथ 2 अंकीय संख्याओं की पुनरावृत्ति करना। दूसरा चरण है यह प्रदर्शित करने के लिए कि छोटे संख्याओं को बड़ी संख्या से घटाया जाए। तीसरा है स्थायी मान के प्रत्येक कॉलम के अंतर्गत संख्याओं के व्यकलन का अनुप्रयोग करना। इस स्थिति में शिक्षक रिक्त स्थान से पाठ का विकास करता है। 4 ऑप्शन है व्यवस्था संकल्पना, उसके बाद संक्रिया, उसके बाद परिकल्पना। तीसरा है संक्रिया, व्यवस्था, परिकल्पना। तीसरा है परिकलन प्रक्रिया, व्यवस्था और संक्रिया।
और चौथा है व्यवस्था, संकल्पना, परिकल्पना, संकल्पना या संक्रिया। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, व्यवस्था करना, फिर परिकलन प्रक्रिया करना और फिर उसकी संक्रिया करना। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन बताएं, किन दो संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा। यह प्रश्न है मुक्त अंत वाला प्रश्न, क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर हैं। बद्ध अंत वाला प्रश्न, क्योंकि इसके निश्चित संख्या में उत्तर हैं। बच्चे को सामान्य समस्या समाधान रणनीतियों का सुझाता है। यह अभिसंज्ञानात्मक रूप से चिंतन करने में बच्चों की सहायता करता है। बताएं किन दो संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा। यह प्रश्न कैसा है। तो यह मुक्त अंत वाला प्रश्न है, क्योंकि इसमें एक से अधिक उत्तर हैं। ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही होगा। देखो गणित पेडालॉजी में इस टाइप के ही क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको सारे पुराने पेपर ही करा रहा हूँ। कक्षा 5वीं के विद्यार्थी समस्या 1/2 भागित 1/3 को सही तरीके से हल कर सकते हैं, लेकिन वे इस समस्या का हल नहीं निकाल सकते हैं कि आधे केक में कितने 1/3 केक के टुकड़े हैं। इसका कारण है विद्यार्थियों को भाषा विकास बहुत खराब है। समस्या कक्षा 5वीं के लिए उच्च कठिनाई स्तर की हैं। भिन्नों पर संक्रियाएं बिना संदर्भीकरण और भाषा सहायता पढ़ाई गई हैं। यह विद्यार्थी इन दो समस्याओं से गणितीय तुल्यता को समझने के योग्य नहीं है। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही होगा कि भिन्नों पर संक्रियाएं बिना संदर्भीकरण और भाषा की सहायता से पढ़ाई गई हैं। ये बताएं हमीदा अपने विद्यार्थियों को गणित योग्यताओं को समृद्ध करने के लिए उन्हें सदा संख्या प्रतिरूप का अवलोकन करने और परिकल्पना बनाने देती हैं। वह बोर्ड पर निम्नलिखित समस्या लिखती हैं और विद्यार्थियों से कहते हैं कि वे इसके उत्तर लिखिए। 21/7 बराबर क्या होगा 2.1/0.7, 0.21/0.07 और 0.021/0.007। वह प्रश्नों के सेट के माध्यम से यह चाहते हैं कि विद्यार्थी यह अवलोकन कर सके कि 4 ऑप्शन है। जब एक गुणज को 10 से विभाजित किया जाता है और दूसरे को 10 से गुणा किया जाता है तो गुणनफल समान रहता है। दूसरा, जब एक भाजक की 10 से घटत होती है और दूसरे की 10 की घात से बढ़ती हैं तो गुणनफल समान होता है। तीसरा, यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात से बढ़ा या घटा जाते हैं तो भागफल समान होता है। या यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात से घटा जाते हैं तो भागफल 10 की घात से घटता है। बताएं इसमें कौन सा सही है। तो इसमें देखो ये यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात से बढ़ा या घटा जाए तो भागफल समान रहता है। ऑप्शन नंबर तीसरा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये बताएं पियाजे का विश्वास था कि जीन पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है और गणित का एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए कक्षा में बहुत सारे हस्त परिचालकों और प्रयोगशाला गतिविधियों का प्रयोग करना, सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करना, विभेदित अनुदेशन का प्रयोग करना या चाक और टाक पद्धति का प्रयोग करना। या पियाजे का विश्वास था कि सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर दूसरा। प्रदीप को एक टूटा हुआ रूरल 2, 3, 4, 5, 6 दिखाया जाता है। ये है टूटा हुआ ये रूरल है टूटा हुआ, ये दिखाया जाता है और पूछा जाता है कि रूरल में 5 सेंटीमीटर कहाँ है। वह रूरल उठाता है और रूरल पर 5 सेंटीमीटर के निशान को चिन्हित करता है। उसका उत्तर सही है, क्योंकि उसने रूरल पर 5 सेंटीमीटर के निशान को सही चिन्हित किया। गलत है, क्योंकि वह केवल निशान को दिखा रहा है, न कि 0 और 5 के रूप में चिन्हित 2 बिंदुओं के बीच की दूरी है। तीसरा, गलत है, क्योंकि रूरल टूटा हुआ है और उसे 2 से शुरू करना चाहिए था और 7 को चिन्हित करना था, जो कि वांछनीय चिन्ह है। यह बता रहा है कि उसकी संकल्पना त्रुटिपूर्ण है कि 5 सेंटीमीटर एक बिंदु के रूप में है, न कि लंबाई के रूप में। ये प्रदीप है, उसने ये एक टूटा हुआ रूरल
दिखाया है और वह पूछ जाता है कि रूरल इसने बना रखा है 2 3 4 5 6 और इसमें 5 सेंटीमीटर के निशान को दर्शाता है, तो ये क्या सही है? तो हाँ सही है, क्योंकि उसने रूरल पर 5 सेंटीमीटर के निशान को सही चिन्हित किया है। मतलब ये यहाँ टूटा हुआ है तो उसने 1 2 3 4 5 इसने यहाँ पे पूरा सही चिन्हित किया, इसलिए ये सही है। अगला क्वेश्चन बताएं। उमा सम और विषम संख्याओं की संकल्पना को समझ नहीं पा रही। मतलब उमा उसको पता नहीं चल रहा है कौन सी सम संख्याएं और कौन सी विषम संख्याएं। उसकी संकल्पना को सुधारने के लिए एक शिक्षिका ने भिन्न रंग वाले कुछ 20 कंकड़ लिए। मतलब उसने अलग अलग रंग वाले 20 कंकड़ ले लिए और उसके अनेक जोड़े बनाने के लिए कहा। साथ ही 1 से 20 तक संख्याओं को छांटने के लिए भी कहा। जिस कंकड़ में के जोड़े बन पाए और जिसके जोड़े नहीं बन पाए। उमा चाक्षुष शिक्षार्थी हैं, कायिक गतिक शिक्षार्थी हैं, श्रव्य शिक्षार्थी हैं या व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है। तो उसको व्यक्तिगत ज्ञान की आवश्यकता है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन बताएं 55। कक्षा 4 में बिंदु और रेखा पर ज्यामिति पाठ के लिए आकलन निर्देशन होंगे। रेखा और रेखाखंड में अंतर कर सकता है, बिंदु चिन्हित कर सकता है, दी गई लंबाई के अनुसार परिशुद्ध रूप से रेखाखंड खींच सकता है, सेंटीमीटर और इंचों में रेखा की परिशुद्ध रूप में माप सकता है या परिशुद्ध रूप से सेंटीमीटर और इंचों में रेखाखंड को माप सकता है या रेखा किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है। बताएं रेखा और ज्यामिति पाठ के लिए आकलन कौन सा निर्देशन होगा? तो वह रेखा किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित कर सकता है। देखो मैंने आपको 35 प्लस गणित पेडालॉजी के सारे क्वेश्चन करा दिए थे। इसके बाद मैं इसलिए ये पुराने पेपर लेकर आया हूँ क्योंकि जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए वो पूरे अलग हैं और इसमें से जो भी क्वेश्चन पूछ रही है सारे अलग है, इसलिए मैं आपको पुराने क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। आपको 10 साल के पुराने पेपर करा रहा हूँ गणित पेडालॉजी के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको लगता है कि पुराने ओल्ड पेपर नहीं कराने तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं आपको ये नहीं कराऊंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएं। कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार से चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती हैं, जैसे भुजाओं का प्रयोग, कोणों का प्रयोग, विकर्णों का प्रयोग आदि। शिक्षिका का उद्देश्य क्या है? विभिन्न परिभाषाओं को खोजने में विद्यार्थियों की सहायता करना, विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना, सभी परिभाषाओं को कंठस्थ करना या परिभाषाओं पर आधारित चतुर्भुजों की सभी समस्याओं को हल करना। देखो कहीं पर भी अगर आपको कंठस्थ शब्द दिख जाए तो वो हमेशा गलत होता है। ऑप्शन नंबर 3 तो ये गलत। कहीं पे भी हिंदी व्याकरण में कहीं पे भी आपको अगर कंठस्थ दिख जाए पेडालॉजी में तो उसको गलत कर देना। अब बचे अपने पास 3 ऑप्शन, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना। अगला क्वेश्चन बताएं। विद्यार्थियों से ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। वे कई आकृतियां खींचते हैं, कोणों को मापते हैं और यह देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान हैं। इस केस में वे हीले के विचार के अनुसार विद्यार्थी, मतलब ये वेन हीले ने भी कहा था कि चाक्षुषीकरण के स्तर पर, विश्लेषणात्मक स्तर पर, अनौपचारिक निगमन स्तर पर या निगमन स्तर पर। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, विश्लेषणात्मक स्तर पर। अगला क्वेश्चन बताएं। उच्च क्रमिक चिंतन कौशल HOTS पर आधारित प्रश्न रिक्त स्थान की मांग करता है। मतलब उच्च स्तरीय क्रमिक कौशल किसके आधारित प्रश्न की मांग करता है? तथ्य, नियम सूत्रों का ज्ञान, एल्गोरिथम, संकेत और चित्र, कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान। बताएं। तो उच्च क्रमिक चिंतन कौशल HOTS आधारित प्रश्न कुछ सीमाओं पर संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की मांग करता है।
अगला क्वेश्चन बताएं, आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य हैं? प्रश्नोत्तरी, भूमिका निर्वाह, वर्ग पहेली या सर्वेक्षण आधारित परियोजना। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, सर्वेक्षण आधारित परियोजना। आखिरी क्वेश्चन बताएं, ये देखो गणित पेडालॉजी के 15 क्वेश्चन आए थे पूरे के पूरे। तो आपको त्योहारों के समय कक्षा 5वीं में प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर कक्षाई चर्चा शुरू की गई। कक्षा में इस प्रकार की चर्चा एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती हैं और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती हैं की अपेक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि यह कक्षा के शोर के स्तर को बढ़ाती हैं और दूसरों को परेशान करती हैं। अपने वाद विवाद संबंधी कौशलों को बढ़ाने में विद्यार्थियों की सहायता करती हैं। यह कक्षा में गर्मा गर्मी वाली बहस आरंभ करती हैं और कक्षा के माहौल को खराब करती हैं। बताएं, त्योहारों के समय कक्षा 5वीं में प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर कक्षाई चर्चा शुरू की गई। तो वह एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती हैं और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती हैं। ये मैंने आज आपको इसके 15 क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करें। और अगर आपको पुराने वीडियो नहीं मिले हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज कर देना 9753749986। तो इस पर मैं आपको सारी प्लेलिस्ट दे दूँगा और आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। वीडियो कैसा लगा आप सभी का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और जो कमेंट करते हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आज मैं फिर आपके लिए गणित पेडालॉजी का ओल्ड पेपर लेकर आया हूँ। मैंने आपको 2011 के, 2012 के और 2013 के, आज 13 का करेंगे, मतलब 3 से 4 वीडियो मैंने आपके गणित पेडालॉजी के बना दिए हैं, जिसमें आपके सारे ओल्ड पेपर के ही क्वेश्चन चल रहे हैं। आज मैं आपके लिए जो 28 जुलाई 2013 को जो एग्ज़ाम हुई थी उसके गणित पेडालॉजी के क्वेश्चन करेंगे। इससे ऐसे पता चलेगा कि आपके एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैंने आपको 5 से 6 वीडियो ओल्ड पेपर के करा दिए। मैं आपको 2011 से 2019 तक के सारे सब्जेक्ट के ओल्ड क्वेश्चन कराऊंगा। पहले तो गणित पेडालॉजी, हिंदी, ईवीएस और बाल विकास। तो आज अपन गणित पेडालॉजी पहले अपन गणित पेडालॉजी के सारे ओल्ड पेपर करेंगे, उसके बाद फिर हिंदी, उसके बाद बाल विकास, उसके बाद सीडीपी, ऐसे करके अपन पूरे सारे पेपर कर लेंगे। तो आज अपन 2013 का ओल्ड पेपर करेंगे और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि कितने नंबर आए हैं और आपको वीडियो कैसा लगा। और किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, 1/3 के समतुल्य भिन्न लिखिए। 1/3 के समतुल्य भिन्न लिखिए। कक्षा 4th के शिक्षार्थियों से पूछा गया कि यह सवाल रिक्त स्थान की ओर संकेत करता है। निम्न स्तरीय मांग कार्य, क्योंकि इसमें केवल प्रक्रमणकारी कौशलों की आवश्यकता होती है। निम्न स्तरीय मांग कार्य, क्योंकि यह केवल रटने पर आधारित है। उच्च स्तरीय मांग कार्य, क्योंकि यह संयोजन के साथ प्रक्रिया पर आधारित है। और क्योंकि यह संयोजन के बिना प्रक्रिया पर आधारित। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो हमारा सही आंसर आपने लगा दिया होगा ऑप्शन नंबर पहला, निम्न स्तरीय मांग कार्य, क्योंकि इसमें केवल प्रक्रमणकारी कौशलों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन बताएं, प्राय शिक्षार्थी दशमलव संख्याओं की तुलना में त्रुटि करते हैं। उदाहरण के लिए 0.50 और 0.5 से बड़ा है। इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण हो सकता है। मतलब इन दोनों में से कौन सा बड़ा है यह पूछ रहा है वो। कक्षा में इस प्रकार के सवालों के अभ्यास का अभाव होता है, या संख्या रेखा पर दशमलव संख्या में निरूपण के मूर्त अनुभवों का अभाव होता है, शिक्षार्थियों द्वारा लापरवाही बरतना होता है, या क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पनाएं होती हैं। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर चौथा, क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित लोगों में भ्रांतिपूर्ण संभावनाएं होती हैं कि 0.05 और 0. ये होता है या नहीं होता, इससे ऐसी अफवाहें फैलाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन बताएं, एक शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जर्नल पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। यह गतिविधि है शिक्षार्थियों की गणितीय संकल्पनाओं की परीक्षा करना,
अपने ज्ञान और समझ को साझा करने के लिए शिक्षार्थियों का अवसर उपलब्ध कराना, गणित की समझ में शिक्षार्थियों की सहायता करना, या गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों के संबंध में बैठाना और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। एक शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग, तो उसको गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन देखो, पुराने पेपर सोल्व इसलिए करना जरूरी है, इससे अपन को पता चलता है कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये बताएं, मैंने इससे पहले आपको मिक्स क्वेश्चन 500 करा दिए हैं गणित पेडालॉजी। अगर प्लेलिस्ट नहीं मिली है तो मैं आपको नंबर दूँगा, उस पर आप एक बार मैसेज कर देना, मैं आपको सारे वीडियो दे दूँगा उस पर। ये बताएं, वेन हिले के ज्यामिति विचार के स्तर के अनुसार 5 स्तर हैं। जो वेन हिले ने ज्यामिति का विचार स्तर दिया था उसमें 5 स्तर बताए थे। चाक्षुकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन और औपचारिक निगमन और दृढ़ता। मतलब अगर आपसे पूछ ले कि वेन हिले ने ज्यामिति विचार के कितने स्तर बताएं, तो 5। पाँचों के नाम है चाक्षुषीकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन और दृढ़ता। इनमें से अगर एक भी मिस हो जाए तो वो आपको रॉन्ग होगा। तो अगर ये ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो भी आपको लगा देना है। कक्षा तीसरे के एक बच्चे को छांटने के लिए कुछ बहुभुज दिए गए हैं। वह भुजाओं की संख्याओं के आधार पर बहुभुजों को वर्गीकृत करता है। यह बच्चा वेन हिले के ज्यामिति विचार के किस स्तर पर है? चाक्षुकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन या औपचारिक निगमन। तो यह वेन हिले के कौन से निगमन पर है बताएं। ये इसको ये दे रखा है, ये बताना है कि कौन से स्तर में है। तो ये है चाक्षुकरण। चाक्षुकरण कौन से है? बच्चा वेन हिले के ज्यामिति विचारों के चाक्षुकरण स्तर पर है। ऑप्शन नंबर पहला। एक बच्चा संख्याओं, संक्रियाओं और संकेतों, घड़ी के 2 कांटे, भिन्न सिक्कों आदि में अंतर करने में कठिनाई प्रदर्शित करता है। इसका निहितार्थ है कि जो विशिष्ट बाधाएं उसने सीखने को प्रभावित कर रही है वे कौन सी हैं। मतलब एक बच्चा जो संख्याएं, संक्रियाओं, संकेत और घड़ी के 2 कांटे में तरीकों में अंतर करने में बहुत ही कठिनाई करता है, तो वह कौन सी सीखने के कौन से प्रभाव से वंचित है? कमजोर शाब्दिक, चाक्षुक, श्रव्य और कार्यकारी स्मृति, कमजोर चाक्षुक प्रकरण योग्यता, कमजोर भाषा प्रकरण योग्यता या कमजोर गतिक कौशल, पढ़ना और लिखना कौशल। बताएं एक बच्चा इसके अंतर्गत कठिनाई महसूस कर रहा है तो कौन किस में आएगा? तो वो आएगा कमजोर चाक्षुक प्रकरण, जैसे चाक्षुक विभेदीकरण, स्थानिक संगठन और चाक्षुक समन्वय। ऑप्शन नंबर दूसरा। ये तो आप लिख के ले लो कि एनसीएफ 2005 के क्वेश्चन अगर कहीं भी दिख जाए तो आपके एग्जाम में आना ही आना है। एक तो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती हैं, क्योंकि वह किस पर केंद्रित हैं? बताएं परिभाषाओं, सूत्रों को याद करने पर, नियमित गृह कार्य जमा करने पर, गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता पर, या शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्या द्वारा अनुदेशन। तो देखो वो याद करने के सूत्रों पर तो हो नहीं सकता एनसीएफ, नियमित गृह कार्य जमा कराने पर भी नहीं, शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा, वह गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों को सक्रिय भागीदारी प्रदान करता है। एनसीएफ 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है, क्योंकि यह गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों को सक्रिय भागीदारी करती है। अगला क्वेश्चन बताएं, ये बताएं निम्नलिखित बिंदुओं का प्रयोग करते हुए 15 को प्रदर्शित करने वाले संयोजित आरेख कौन से? ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले, 3 3 6 3 4 15, सब 15 हैं। तो उसने पूछा 15 अथवा अन्य किसी संख्या को प्रदर्शित करने के उपयुक्त तरीकों को रिक्त स्थान किस संकल्पना पढ़ाने के तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है? किस? क्षेत्रफल और संचय प्रकृति के अनुसार, गुणन की संचयी प्रकृति, अविभाज्य और संयुक्त संख्या की पहचान, 2 संख्याओं के उत्पादनों के रूप में एक संख्या को प्रदर्शित करना, और है 2 संख्याओं के उत्पादन के रूप में एक संख्या का प्रदर्शन, गुणन, संचयी प्रकृति, गुणन, अभाज्य और मतलब इसमें अभाज्य, गुणन सारे कुछ बताना। इसमें से बताओ इसका सही आंसर क्या होगा।
देखो आपको ऐसा लग रहा हो कि गणित पेडालॉजी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि ये समझाने जैसे कुछ है नहीं, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर ही करा रहा हूँ। इसका आंसर बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर, देखो क्षेत्रफल तो हो नहीं सकता इन गिनती में, गुणज भी हो नहीं सकता। ये है दो संख्याओं के उत्पादन के रूप में एक संख्या को प्रदर्शित करना, गुणन की संचय प्रकृति, अभाज्य और संयुक्त संख्या की पहचान, मात्रात्मक इकाई का प्रयोग करते हुए आयत का क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर तीसरा ये बताएं। कक्षा दूसरे के शिक्षार्थियों का सरल आकृतिक उसके लंबों और किनारों से परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण कौन सा है? जियो बोर्ड, 3D क्यूब्स या श्यामपट्ट का तल? बताएं। ये 3 बार एग्जाम में 3 बार आ गया इसी पेपर में आपको, मैंने 2011, 12, 13 में बताया और ये तीसरी बार क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आपको बताना है अगर आपने पुराने पेपर देखे हो तो। इसका है 3D सोल्डियट के नोट्स। कक्षा दूसरे के शिक्षार्थियों का सरल आकृति उसके लंबों का किनारे से परिचित कराने के लिए सबसे उत्तम आकरण है 3D सोल्डियर के नेट्स। निम्नलिखित कक्षा 5वीं की पाठ्य पुस्तक में से एक सवाल है। यहाँ 4 खंभे हैं जिसका माप क्रमशः 105 सेंटीमीटर, 215 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर तथा 235 सेंटीमीटर है। यदि उन्हें समान लंबाई के टुकड़ों में काटना है तो प्रत्येक टुकड़ों की अधिकतम लंबाई क्या होगी? यह सवाल के लिए पूछा गया है। किसके लिए पूछा गया है बताएं? गुणक और गुणज के ज्ञान की परीक्षा के लिए, HCF ज्ञात करने के कौशल की जांच के लिए, सीखी गई संकल्पनाओं को प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशल को बढ़ाना, या HCF तथा LCM पर आधारित शब्द समस्याओं का अभ्यास देने के लिए। तो ये पूछी गई हैं सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाते हुए। न तो ये गुणज पे पूछी गई, न तो LCF पे पूछी गई, न HCF पे पूछी गई। ये हैं सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए उन्हें समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाने के लिए। कक्षा तीसरी की पाठ्य पुस्तक में से एक समस्या है। निम्नलिखित समस्याओं को हल करने के लिए कौन सी गणितीय संक्रिया का प्रयोग करते हैं? मतलब एक तीसरी की पाठ्य पुस्तक, उसमें एक गणित का सवाल सोल्व करने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं? एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है, वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचेगा? ये क्वेश्चन पूछा है उन्होंने कि एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है, वह एक दिन में कितना लीटर दूध बेचेगा? उपयुक्त सवाल में ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की दक्षता की ओर संकेत करता है। ज्ञान, बोधन, विश्लेषण या संश्लेषण? बताएं। यह ब्लूम के किस संज्ञानात्मक क्षेत्र की ओर संकेत करता है? तो ये विश्लेषण किसकी ओर? यह ब्लूम के विश्लेषण संज्ञानात्मक क्षेत्र की ओर संकेत करता है। ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन बताएं। रशीदा कक्षा 5वीं में पढ़ता है, वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को भिन्न क्षेत्र में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुजों में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है कि अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे कठिनाई होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार राशिद कौन से चरण पर है? ये भी मैंने आपको बता दिया था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था? बताएं। तो वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर ए। और पियाजे ने ये 4 बताए थे, मूर्त, औपचारिक, संवेदिक और पूर्व, ये 4 संक्रियात्मक अवस्था बताई थी पियाजे ने। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट बताना है कि इसकी एज क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की, औपचारिक की और संवेदी और पूर्व की। ये चारों आपको बतानी है, कितने वर्ष से कितने वर्ष तक समय अवधि है इनकी, ठीक है। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मैंने आपको पहले वीडियो बताया था, उसमें ये बता दिए थे। अगला क्वेश्चन बताएं। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित की शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य बच्चों की गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना है। स्कूल गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास। यह गणितीकरण बच्चों के रिक्त स्थान क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत करता है। वर्गमूल और घनमूल निकालते सहित सभी संख्याओं को प्रभावी निष्पादन की, स्वतंत्र रूप से ज्यामितीय प्रमेयों का निरूपण और उनका सत्यापन करने की, शब्द समस्याओं को रेखीय समीकरण में अनुद्योतित करने की, या पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्षों का
अनुशीलन करने और अमूर्त का संचलन करने के लिए। बताएं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्षों का अनुमोदन करने और अमूर्त का संचलन करने के लिए। अगला क्वेश्चन बताएं, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषता है। ये आपके क्वेश्चन इस बार बहुत सारे रिपीट हो गए हैं, ये बताएं। एक ये तो सबने लगा दिया होगा। देखो, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की क्या विशेषता है। उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत, देखो ओल्ड पेपर में इसलिए पता चलता है कि इसमें से आपके 3 से 4 क्वेश्चन हर एग्जाम में आ जाएंगे, इसलिए ओल्ड पेपर कराते हैं। उन्हें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हैं। स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं को परिचय दिया जा सकता है। केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए जाते हैं या उन्हें मोटे व भारी होना आवश्यक है। बताएं। तो देखो, उन्हें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास करने की और स्थिति के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय देने के लिए। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही है, अ और ब। आज का आखिरी क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 किस पर बल देती है। गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए, या निम्न उपलब्धिकर्ताओं के लिए गणित पाठ्य चर्चा अलग होगी, या गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा। तो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 बल देती है कि गणित में सफलता प्रत्येक बच्चों के लिए आवश्यक है। ये बताएं, 105 के गुणनखंड की संख्या। तो 105, 3 तिया 9 और 1 बचा, 3 5 15 है ना, 5 7 35, और ये कितने हैं, 3 5 और 7, 105 होते हैं। तो इनमें गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन नंबर पहला 3 है। देखो, ये तो साफ दिख रहा है। यदि समय 2:17 PM हो तो अब से ठीक 11 घंटे 59 मिनट के बाद क्या होगा। तो उसमें से ये एक माइनस कर दो, 2:16 AM हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा, देखो इतने सरल क्वेश्चन आ रहे हैं। 2:17 PM में से 11:59 माइनस करेंगे तो 2:16 AM आ जाएगा। आपको 2:17 मत लगा देना, डायरेक्ट 12 घंटे मत कर देना, एक कम करके लिखना है, 2:16। ऑप्शन नंबर तीसरा। ये बताइए, तो आपने कर लिया होगा, 11 इकाई प्लस 11 इकाई प्लस 11 सैकड़े कितने बराबर होते हैं। बता इसका सही आंसर। 144, 1221, एक ये होगा नहीं, 144 होगा नहीं, इन दोनों में से बताएं। तो 11 इकाई, 11 गुणित 1 11, फिर 11 दहाई, 11 गुणित 10, ये हो गया 110, और फिर क्या कहा, 11 सैकड़ा, 11 गुणित इकाई दहाई सैकड़ा 100, ये हो गए 1100। तो अब जोड़ लीजिए, 1100 सैकड़ा दहाई 110 और फिर इकाई, तो 1 1 1 2 1 1 2 और 1, ये हो गया 1221। ऑप्शन नंबर दूसरा। ये इतना सरल क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। ये एक और क्वेश्चन आ गया, ये लो, 509 और 3028 का योग कितना होगा। बताएं। 3028, 3000 ये 28, 3028 ये 30 इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 3028 और 509 ये लिख लिया 509 भाई। इसका योग कितना होगा, 8 और 8 16 और 1 17 का 7 हासिल, 1 2 और 1 3 5 और ये 3 3 5 3 7। ऑप्शन नंबर ये पहला लीजिए। ये लो इतने सारे क्वेश्चन। ये मैंने आपको सी-टेट के जो 2012 से लेकर 2014 तक के मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ग्रुप में ऐड होना ना भूलें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप जो पहली बार नए हैं वो इस नंबर पर मैसेज करके ऐड हो सकते हैं। ठीक है, आज मैंने आपको मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चन कराए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।